तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो वायुमंडल का, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तापमान को निर्धारित करने वाले कारक, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को हमारे निर्धारित करते हैं। कल हमने टेम्परेचर पढ़ा था और टेम्परेचर की परिभाषाएं, ठीक है। उसके बाद ऊष्मा हमने पढ़ा था, हीट बजट हमने पूरा पढ़ा था और हीट बजट में क्या क्या कमियां हैं उसके बारे में हमने जाना था। जैसे ग्रीन हाउस के बारे में, जैसे मानव की उपस्थिति के बाद का अध्ययन हम लोग नहीं करते हैं हीट बजट में, ये सारी उसकी कमियां थी, उसके बारे में हमने सब जाना था, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर को निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में, ठीक है। यानी ताप, जिससे हमें पता क्या चलेगा, ताप का वितरण, यानी कहाँ पर पृथ्वी पर किस जगह पर कितना तापमान जो है मिलता है और किस हिसाब से जो है तापमान का वितरण होता है, ठीक है। तो तापमान को निर्धारित करने वाले कारकों में अगर हम बात करें तो पृथ्वी की सतह को प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा, इससे हमें पता चलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है, पृथ्वी की सतह है। यहाँ से सूर्य अगर मान लीजिए यह है, तो सूर्य की किरण जहाँ से पड़ती है उससे जो हमारा पृथ्वी के बीच का जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। सूर्य की किरण जितनी भी हमारी, सूर्य तिरछा होगा, जब यहाँ पर होगा हमारा सेंटर पर सूर्य होगा तो हमारा आपतन कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जब यहाँ पर सूर्य होगा तो हमारा तिरछापन इतना होगा तो आपतन कोण कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आपतन कोण जो होता है वो निर्धारित करता है कि किस जगह में कितना टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। तो सौर किरण में तिरछेपन की में वृद्धि होती है। आपतन कोण जितना ज़्यादा कम होगा, तिरछापन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तिरछापन जितना ज़्यादा होगा आपतन कोण उतना कम हो जाएगा। मान लीजिए बहुत तिरछा हो गया तो हमारा आपतन कोण बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडल में सौर विकिरण का अवशोषण तथा परावर्तन अधिक होगा, ठीक है। बात समझिए, अगर आपतन कोण कम हुआ तो सौर विकिरण का तिरछापन बढ़ेगा। सौर विकिरण का तिरछापन अगर बढ़ा तो सौर विकिरण का अवशोषण और परावर्तन कम हो जाएगा। यहाँ पर अवशोषण और परावर्तन बढ़ जाएगा, ठीक है। अवशोषण तथा परावर्तन बढ़ जाएगा। पृथ्वी की सतह को प्राप्त होने वाली औसत सौर ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ अगर बात करेंगे, यहाँ तिरछापन बढ़ेगा। तिरछापन बढ़ने से क्या होगा, तिरछापन बढ़ने से आपतन कोण घटेगा। आपतन कोण घटने से क्या होगा, यहाँ पर सोलर एनर्जी कम प्राप्त होगी, ठीक है। इकाई क्षेत्र को सोलर एनर्जी कम प्राप्त होगी, जिससे टेम्परेचर क्या होगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की सतह को प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा सूर्य की किरण और पृथ्वी की सतह द्वारा बने आपतन कोण पर निर्भर करती है। बात हम आपको बता दिए। आपतन कोण के कम होने पर, आपतन कोण अगर कम होता है तो क्या होता है, सौर किरण के तिरछेपन में हो जाती है वृद्धि। आपको बताए थे सौर किरण का तिरछापन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा तिरछापन बढ़ेगा उतना आपतन कोण क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। जितना आपतन कोण कम होगा उतना तिरछापन जो है बढ़ेगा, ठीक। जिससे वायुमंडल द्वारा सौर विकिरण का अवशोषण में परावर्तन अधिक होता है, वो अवशोषण अधिक करेगा और परावर्तन भी अधिक करेगा, तथा पृथ्वी की सतह द्वारा कम ऊर्जा प्राप्त होती है। अब सोचो, जब ये हमारा यहाँ पर जो है ये ऐसे गिर रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर ये वायुमंडल है, जितना ज़्यादा तिरछा होगा वायुमंडल उतना ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेगा, वायुमंडल उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर लेगा। तो पृथ्वी की सतह तक जो टेम्परेचर होगा वो क्या पहुँचेगा, कम पहुँचेगा हमारा। तो पृथ्वी की सतह का तापमान क्या होता जाएगा, उससे सौर ऊर्जा की कम प्राप्ति होती जाएगी, जिससे सतह का तापमान क्या होगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। बात पूरी आपको समझ में आई कि अगर पृथ्वी की सतह को प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है, आपतन कोण पे। आपतन कोण हमारा क्या है, सूर्य किरण के तिरछेपन और पृथ्वी की सतह के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। यानी तिरछापन अगर बढ़ेगा तो आपतन कोण हमारा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। आपतन कोण के घटने से सूर्य के तिरछेपन में वृद्धि होती है, इससे वायुमंडल में सौर विकिरण का अवशोषण तथा परावर्तन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। वायुमंडल जो हमारा, इसके ऊपर सतह वायुमंडल पाया जाता होगा, ये पृथ्वी है हमारी, तो इसके ऊपर ही पृथ्वी का वायुमंडल होगा। अब यहाँ से ही यहाँ ज़्यादा ऑब्जर्व हो जाएगा, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और पृथ्वी तक जो है सौर ऊर्जा कम पहुँचेगी, ठीक है। जब पृथ्वी तक सौर ऊर्जा कम पहुँचेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पहला कारण हो गया ये हमारा पहला कारण था। दूसरी बात हम करते हैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में जब परिवर्तन होता है तो उसके कारण भी जो है टेम्परेचर प्रभावित होता है, ठीक है। इसमें अगर हम पहली बात करेंगे अक्षांशीय स्थिति की, दूसरी बात करेंगे पृथ्वी पर अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण की, और तीसरी बात करेंगे पृथ्वी के घूर्णन की। अक्षांशीय स्थिति की अगर बात करें हम, तो अक्षांशीय स्थिति में आप देख रहे होंगे कि तापमान जो हमारा होता है पृथ्वी के गोलाभ यानी जियोड आकृति, पृथ्वी का शेप कैसा है, जियोइड आकृति का है, गोलाब है, ठीक है। पूरी तरीके से गोल नहीं है, गोलाब है, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो इसमें जो है
हमारा ये पृथ्वी कुछ ऐसे बटी हुई है, अब देख रहे हैं ये हमारा बीच में जो सेंटर में बांट रहा है हमारा 0 डिग्री है। 0 डिग्री यानी इसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो हमारा जो टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, यहाँ पर सूर्य किरण एकदम सीधी की पड़ती है, जहाँ पर सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी वहाँ पर जो है टेम्परेचर अधिक होगा। ठीक है, जहाँ सूर्य किरण जो है थोड़ा तिरछी पड़ेगी वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारा सेंटर पे एकदम सूर्य किरण सीधी पड़ती है, तो सूर्य किरण की जब सीधी पड़ती है 0 डिग्री पर, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होगा, 0 डिग्री पर, यानी भूमध्य रेखा पर जो तापमान होगा सर्वाधिक होगा। और सबसे कम तापमान, यहाँ पर तिरछापन सबसे अधिक होता है, इसलिए सबसे कम तापमान जो हमारा है वो कहाँ होता है, ध्रुवों में होता है। ठीक है, 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ में सबसे कम टेम्परेचर पाया जाता है। ठीक है, सौर किरण में तिरछेपन में वृद्धि होती है, जिससे औसत वार्षिक तापमान में कमी आती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चूंकि पृथ्वी गोलाभ आकृति की है, तब 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर सौर किरण के तिरछेपन में वृद्धि होती है, जिससे भूमध्य रेखा का तापमान सर्वाधिक होता है तथा ध्रुवों का तापमान कम होने के कारण क्या होता है, औसत वार्षिक तापमान में कमी आती है। ठीक है, औसत वार्षिक तापमान क्या होगा कि पृथ्वी पर जो है जितना यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, तीनों को मिला के 3 से डिवाइड अगर कर दें तो हमारा औसत वार्षिक तापमान होगा। तो सेंटर का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ध्रुवों का टेम्परेचर बहुत कम है, इससे जो है पृथ्वी का औसत तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर अपने अक्ष पर झुकाव एवं परिक्रमण, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण करती है। ठीक है, ये आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा साइज कम कर लें जिससे आपको आसानी से पूरा चित्र दिख सके। ठीक, तो ये आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जो हमारा ये है क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अगर बात करें तो पृथ्वी हमारी जो है ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, कैसे झुकी हुई है, क्या कारण है कि झुकाव का क्या कारण है, अगर आपको बताएं झुकाव का कारण क्या है, ये हमारा यहाँ पर सूरज है। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर पृथ्वी है। ठीक है, दोनों अपनी ओर जो है एक दूसरे को, कोई भी पिंड जो है अपनी ओर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जब ये आकर्षित करते हैं, जब पृथ्वी को अब कंडीशन ये है कि इसका जो है ये इसका घनत्व अधिक है। ठीक है, तो ये अपनी ओर पृथ्वी को आकर्षित कर सकता है, लेकिन पृथ्वी भी अब जो है एक स्थिति में रजिस्ट कर गई है, इससे ज़्यादा ये अपनी ओर पृथ्वी को आकर्षित नहीं कर पाता है। आप लोग रस्सी खींचने वाला खेल खेले हैं, अगर एक आदमी इधर और एक आदमी इधर रस्सी खींचता है। ठीक है, मान लीजिए बीच में रस्सी है और दोनों लोग रस्सी खींच रहे हैं, मान लीजिए ये आदमी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं है कि इस आदमी को अपनी तरफ खींच पाए। ठीक है, हालांकि ये ज़्यादा पावरफुल है, तो इस आदमी को रजिस्ट करने के लिए क्या करना होता है कि पीठ की ओर ये अपने आदमी जो है रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे झुकने लगता है। इसी कारण से जो है रजिस्ट करते हुए सूर्य से पृथ्वी क्या हुई है, हल्का सा झुक गई है, 23.5 डिग्री ये झुक गई है। ठीक है, तो झुकाव का कारण ये है। ठीक है, और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है, आपको पता है कोपरनिकस ने आपको बताया था कि भैया पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है, जितने भी ग्रह हैं सब सौरमंडल के हैं, जितने भी ग्रह हैं वो सब सूर्य का परिक्रमण करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे पृथ्वी परिक्रमण कैसे करती है, जैसे 21 जून की अगर बात करें तो 21 जून में हमारा जो है ग्रीस अयनांत होता है, यानी जो सूर्य की सीधी किरण है वो कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ग्रीष्म ऋतु है, 21 जून की तारीख आएगी तो सूर्य की सीधी किरण कहाँ पड़ेगी, कर्क रेखा पर पड़ेगी। इसे क्या बोलते हैं, ग्रीस अयनांत बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या कौन सा महीना है, जून। जून के बाद हम किधर जाएंगे, सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर आएगा। सितंबर में हमारा धीरे धीरे क्या होगा, इसका होना, ये हमारा जो है फिर से किधर शिफ्ट होने लगा है, इक्वेटर की तरफ। ठीक है, इक्वेटर की तरफ हमारे शिफ्ट होने लगा है। जैसे मान लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं, अगर 23 सितंबर की तारीख थी, 23 सितंबर को हमारा जो है एकदम जो हमारा पृथ्वी है वो पृथ्वी का सेंट्रल है, यानी इक्वेटर लाइन। ठीक है, तो सूर्य की सीधी किरण कहाँ पड़ रही है, सेंटर पे पड़ रही है, इक्वेटर पे पड़ रही है। इसे हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, इक्विनॉक्स में क्या होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरण कहाँ पर पड़ती है, पृथ्वी के बीचों बीच पड़ती है, यानी इक्वेटोरियल लाइन पे पड़ती है, यानी 0 डिग्री पे पड़ती है। ठीक है, उसके बाद सितंबर के बाद में 23 सितंबर के बाद में इसका क्या होने लगता है, सूर्य की सीधी किरण का दक्षिणायन होने लगता है। ठीक है, यानी सूर्य की सीधी किरण किधर बढ़ने लगती है, दक्षिण की ओर। ठीक है, यहाँ पर पड़ी मान लो 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर के बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये नीचे की ओर बढ़ने लगेगी, दक्षिणायन होने लगेगा, फिर पहुँच जाएगी मकर रेखा पर। ठीक है, जो हमारी साउथ में है मकर रेखा, उसे हम जानते हैं 23.5 डिग्री पर हमारी होती है मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री पर होती है मकर रेखा, तो ये हमारी जो है बीच में हमारी इक्वेटोरियल है। ठीक है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर कर्क, नीचे 23.5 डिग्री पर मकर, ये सब हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो हमारी अगर यहाँ पर पड़ रही है सूर्य की सीधी किरण तो उसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, ये हमारी सबसे पहले पड़ेगी 23 सितंबर को।
ठीक है, 23 सितंबर को ये पड़ी। उसके बाद इसका होगा दक्षिणायन, धीरे धीरे ठंडी आएगी, ठंडियों में क्या होता है, दक्षिणायन होता है और शीत अयनांत आता है। ठीक है, तो दक्षिणायन होगा और धीरे धीरे जो है पहुंच जाएंगे 23 सितंबर से कहाँ, 22 दिसंबर तक। 22 दिसंबर में हमारी ये किरण कहाँ पहुंच गई है, ये हमारी पहुंच गई है मकर रेखा पर, यानी साउथ में, शीत अयनांत पे। ठीक है, उसके बाद ये फिर रिपीट करना, ऊपर चलना शुरू करेगी, यहाँ से वापस होना, मकर रेखा से फिर वापस होगी और 21 मार्च आते आते ये फिर कहाँ पहुंच जाएगी, फिर हमारी पहुंच जाएगी सेंटर पर। ठीक है, यानी इक्विनॉक्स की कंडीशन दोबारा आई 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च के बाद में धीरे धीरे ऊपर की ओर होगी, इसको बोलते हैं उत्तरायण या ग्रीष्म अयनांत पे पहुंच के जो है 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा पर पहुंच जाती है, कब, 21 जून को। ठीक है, तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य की सीधी किरण आप यहां समझ लीजिए, एकदम शॉर्ट सुन रहे। सूर्य की जो सीधी किरण है वो कहां पड़ रही है, सबसे पहले जून में हमारा जो है पड़ रही है, जो हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। ठीक है, उसके बाद मार्च में हमारा जो इक्विनॉक्स पे पहुंच रही है, उसके बाद दिसंबर में हमारा ये पहुंच रही है फिर मकर रेखा पर, उसके बाद फिर सितंबर में हमारी इक्विनॉक्स पर, फिर जो है हमारा जून में कहाँ, हमारी फिर कर्क रेखा पर। ठीक है, ये ऐसा सीक्वेंस चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव, थोड़ा सा साइज नॉर्मल कर लेते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण ही किसी भी अक्षांश पर वर्ष भर आपतन कोण एक समान नहीं रहता। ठीक है, अब आप यहाँ बात कर रहे थे कि जहाँ पर जो है पृथ्वी की सूर्य की सीधी किरण पड़ेगी वहाँ का टेम्परेचर सर्वाधिक होगा, तो वैसे तो ये 0 डिग्री पर पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसका ट्रांसफर होता रहता है कहाँ से कहाँ तक, 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की सीधी किरण शिफ्ट होती रहती है। पहले उत्तर जाती है, उत्तर से फिर सेंट्रल में आती, फिर दक्षिण में जाती, फिर सेंट्रल में आती, फिर उत्तर में जाती है। जब ऐसे शिफ्ट होता रहता है तो सूर्य की सीधी किरण कहीं पर भी आपतन कोण इक्वल नहीं रहता है, आपतन कोण परिवर्तित होता रहता है। तो विषुव इक्विनॉक्स के समय विषुवत रेखा पर, ग्रीष्म अयनांत के समय कर्क रेखा पर, जबकि शीत अयनांत के समय मकर रेखा पर रहता है। ठीक है, सौर किरण के लंबवत होने के कारण अन्य समय की अपेक्षा जो है यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। इसलिए हम लोग कर्क रेखा में, हमारे यहाँ से भारत सिर्फ के बीच से कौन सी रेखा निकल रही है, कर्क रेखा निकल रही है। ठीक है, 8 राज्यों को काटती है। तो हमारी जो कर्क रेखा है जब वो भारत के बीच से निकल रही है, तो जब कर्क रेखा पर जब होता है, अब सोच लीजिए आप, ये हमारा कर्क रेखा है, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल, ये हमारा कर्क। ठीक है, भारत कहीं यहाँ पर बसा हुआ है ऐसे। ठीक है, जब कर्क रेखा पर यहाँ यानी सूर्य की सीधी किरण इधर से शिफ्ट होती है उत्तर की ओर। ठीक है, ये हमारा जो है मार्च के बाद में, ये हमारा 21 जून तक यहाँ पहुँचती है। ठीक है, तो मार्च के बाद में धीरे धीरे हमारी गर्मी स्टार्ट हो जाती है और जून तक हम जो है हमारे एकदम सेंटर पर आ जाता है, तो जून में हमारी गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे फिर जो है ये नॉर्मल होने लगती है कंडीशन, क्योंकि फिर वहाँ से जो है ये रिटर्न होकर इक्विनॉक्स पे आती है। इक्विनॉक्स पे बाद में फिर हम लोग 22 दिसंबर में यानी सूर्य की सीधी किरण यहाँ पहुँच जाती है। जब 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरण यहाँ पहुँच जाएगी तो यहाँ का टेम्परेचर एकदम कम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हमें ठंडी की अनुभूति होती है। ठीक है, तो अगर बात करें तो मार्च से जून के मध्य में ग्रीष्म अयनांत के समय सूर्य की लंबवत किरण का विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर विस्थापन होता है। सारी बातें आपको बता चुके हैं और इन्हीं के कारण जो है भारत में मौसम में परिवर्तन होता है। ये भी बात आपको हम, उत्तरायण और दक्षिणायन जब होता है तो मौसम में परिवर्तन होता है। जब उत्तरायण होगा तो अपने यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, जब दक्षिणायन होगा तो अपने यहाँ टेम्परेचर कम होगा, ठंडी आएगी, तो मौसम में परिवर्तन इसके कारण होता है। ठीक है, मकर या कर्क रेखा पर ग्रीष्म ऋतु के समय, ठीक है, कर्क या मकर रेखा पर ग्रीष्म ऋतु के समय सूर्य की लंबवत किरण का समय अवधि अधिक होने के कारण इन रेखाओं का तापमान अन्य अक्षांशों की अपेक्षा अधिक रहता है। ठीक है, जब मकर रेखा पर, मतलब जब मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरण पड़ रही होगी तो यहाँ का टेम्परेचर, यानी जब हमारे यहाँ पर गर्मी हो रही, ठंडी हो रही होगी, तब यहाँ पर गर्मी हो रही होगी। ठीक है, और जब हमारे यहाँ पर ठंडी हो रही होगी तो ये मकर रेखा के आसपास क्या होगा, गर्मी हो रही होगी। ठीक है, चूंकि सूर्य की सीधी किरण का विस्थापन कर्क रेखा से मकर रेखा तक ही सीमित है, इसीलिए कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य सौर ऊर्जा प्राप्ति अधिक है और उस क्षेत्र के वर्ष भर तापमान अधिक होने का महत्वपूर्ण कारण है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, इसी के बीच में सबसे ज़्यादा हमारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, सबसे अधिक जो है इन्हीं में वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, पूरी जो है जितनी भी क्लाइमेटिक घटनाएं अधिकतर इधर ही होती हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ के बीच में, ठीक है, लोगों का निवास, जनसंख्या, पॉपुलेशन, हर चीज़ यहीं पर अधिक है सबसे। ठीक है, ध्रुवों की ओर ना कोई जनसंख्या बहुत अधिक है, ना बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक है, ना वनस्पतियाँ बहुत अधिक पाई जाती हैं। तो इसका कारण यही है क्योंकि सूर्य जो है सीधी किरण सिर्फ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही ट्रांसफर करती है, तो इसी के बीच में टेम्परेचर अच्छा मिलता
होता है तो वनस्पतियों का विकास, जीवन के लिए जितनी भी संभावनाएं वो सारी यहीं पर विकसित अधिक होती हैं। इसके ऊपर का टेम्परेचर बहुत कम रहेगा, इसी कारण जो हमारे ग्रीनलैंड वगैरह हैं और इधर हमारे आर्कटिक वगैरह हैं हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। ठीक है, चलिए पृथ्वी के घूर्णन की बात करते हैं। अब हम परिक्रमण कर लिए थे, घूर्णन मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर भी तो घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। तो 23 घंटा 46 मिनट और 4 सेकंड लगता है पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में। ठीक है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है उसी के कारण दिन और रात होते हैं। जैसे पृथ्वी मान लीजिए यहाँ है, सूर्य हमारा ये है। ठीक है, अच्छा ये हमारा जो है पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी को, वैसे तो पृथ्वी स्थायी नहीं है, सूर्य जो है स्थायी है, लेकिन अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें थोड़ा सा तो हमें क्योंकि सूर्य ही दिखता है तो समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दें। ये हमारी पृथ्वी है, जब हम सूर्योदय होता है तो सूर्य हमारा यहाँ पे दिखता है पूर्व से। ठीक है, पूर्व से हमारा धीरे धीरे पश्चिम की ओर आता है और हमारा यहाँ पर सूर्यास्त हो जाता है, जहाँ से हमको दिखना बंद हो जाता है सूर्य। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण किसी भी स्थान पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक का आपतन कोण एक समान नहीं होता। ठीक है, अब मान लीजिए पृथ्वी का ये वाला हिस्सा जो है सूर्य के सामने होगा तब, ठीक है, उसके बाद जब घूमेगी तो ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने आएगा। ठीक है, ऐसे हमारी पृथ्वी घूमती है जब, तो क्या होता है कि जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ जो है दिन होता है, जो हिस्सा सूर्य के समक्ष नहीं होता है, पीछे हो जाता है, वहाँ रात हो जाती है। ठीक है, तो जहाँ पर दोपहर का समय होगा, सूर्योदय से दोपहर के समय पर जहाँ सौर किरण के तिरछेपन में कमी आती है, ठीक है, इससे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, तिरछेपन में कमी तो यानी टेम्परेचर बढ़ा, दोपहर के बाद सूर्यास्त तक तिरछेपन में वृद्धि होती है। यही कारण है कि दोपहर के समय अन्य समय की अपेक्षा सबसे अधिक तापमान होता है, यानी जो हमारा सेंटर है ये हमारा दोपहर है, यहाँ पर सीधी किरण एकदम गिरेगी पृथ्वी पर, इसमें समय टेम्परेचर अधिक होगा। इसीलिए दोपहर के थोड़ी देर बाद यानी लगभग 2 बजे दिन का सबसे गर्म समय होता है, क्योंकि 2 बजे के बाद में जब ऊष्मा धीरे धीरे ऑब्जर्व होगी तो हमें गर्मी का अनुभूति होगी, इसलिए दोपहर के थोड़ी देर बाद सबसे अधिक गर्मी हमें लगती है। ठीक है, इस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन के कारण किसी स्थान का दैनिक तापांतर होता है। दिन भर में जो हमारा दिन है वो थोड़ा सा कम गर्म होता है, उसके बाद 2 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसके बाद शाम आते आते फिर हमारी जो है गर्मी कम पड़ जाती है। इसलिए जो है दैनिक तापांतर का कारण किससे होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें दिन की अवधि की टेम्परेचर पर, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव ना होता तो हर जगह 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता। ठीक है, अगर मान लीजिए पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी ना होती तो ये हमारा जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं झुकी, सीधे सीधे मान लो पृथ्वी ये ऐसी है। ठीक है, तो सूर्य हमारा यहाँ जो है प्रकाश डालेगा, जो है पूरा लाइट देगा, तो यानी ये वाला क्षेत्र जो पृथ्वी के सूर्य के सामने रहेगा वो पूरा का पूरा ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ दिन रहेगा और यहाँ पूरी की पूरी रात रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे पलट जाएगा तो यहाँ 12 घंटे का दिन यहाँ हो जाएगा, इस मतलब ये पलट के जब सामने आ जाएगा तो 12 घंटे का दिन इस साइड हो जाएगा। ठीक है, 12 घंटे का दिन हो जाएगा, इधर 12 घंटे की रात हो जाएगी। तो पूरे क्षेत्र में क्या होना चाहिए था? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 22.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है तो होता क्या है कि हमारा जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है तो ये वाला क्षेत्र जब हमारा सामने आएगा तो यहाँ पर जो है क्या होगा, जब इस ध्रुव पर जो है दिन होता है तब इस ध्रुव पर रात होती है। ठीक है, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीनों की रात होती है। ठीक है, तो इस ध्रुव पर जब दिन होगा तो इस ध्रुव पर रात होगी। ठीक है, तो रात का टाइम यहाँ पर बढ़ता चला गया, यानी यहाँ 24 घंटे का जब दिन होगा तो यहाँ 24 घंटे की रात होगी। ठीक है, जब यहाँ 24 घंटे की रात होगी तो यहाँ 24 घंटे का दिन होगा। बात समझिए। ठीक है, इस बीच में जो है क्या होगा, दिन की अवधि ऐसे ही घटती रहेगी। अगर यहाँ 24 घंटे का दिन हो रहा है तो यहाँ आते आते 24 घंटे की रात होनी है, तो धीरे धीरे क्या होगा, दिन की अवधि घटती रहती है। ठीक है, ऐसे जो है हमारा काम करता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो हमें मिलता है वो क्योंकि ये तिरछी हुई है तो इसलिए हमारा जो है ऐसे मिलता रहता है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण सभी अक्षांशों पर दिन और रात की अवधि एक समान नहीं होती है। ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर दिन की अवधि में वृद्धि होती है। ठीक है, और वहीं शीत ऋतु में विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर रात की अवधि में वृद्धि होती है। यही कारण है कि ध्रुव पर ग्रीष्म ऋतु के समय 24 घंटे का दिन, यानी जब तक गर्मी चलेगी 24 घंटे दिने दिन रहेगा, उसके बाद शीत ऋतु के समय 24 घंटे की रात होती है। जबकि विषुवत रेखा पर वर्ष भर 12 घंटे का दिन, यानी जो हमारा सेंटर वाला पोर्शन है ये हमारा विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री, यहाँ पर वर्ष भर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात पाई जाती है। जबकि विषुवत रेखा पर 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात पाई जाती है। जब यहाँ 24 घंटे का दिन हो रहा होगा नॉर्थ ध्रुव पे, तो हमारा साउथ ध्रुव पे क्या होगा, 24 घंटे की रात हो रही होगी। ठीक है, ये सारी आपके किस कारण से होती है, दिन की अवधि किस कारण से होती है, ये हमारी होती है पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण। वैसे 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात हर जगह होती। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण। ठीक है,
ये क्या करता है, आपतन कोण पर निर्भर करता है, दिन की अवधि पर निर्भर इसके कारण होती है। तो इससे तापमान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण मौसम में भी परिवर्तन आते हैं, ये सब आपको बता चुके हैं हम। ठीक है, अगर बात करें हम कि अगर सिर्फ जो है अक्षांशों के कारण ही टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे होते, तो एक अक्षांश पर जितनी भी हमारी पाई जाती है, यानी हमारे जो कर्क रेखा है यहाँ पर जितनी भी ये हमारे कर्क रेखा के बीच में जितनी भी मान लो ये पाई जाती हैं, सब जगह का टेम्परेचर एक समान होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, यदि आपतन कोण तापमान को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक होता, तब ऐसी स्थिति में क्या होता कि समान अक्षांशीय प्रदेशों में सभी जगह का तापमान एक समान रहता, क्योंकि फिर तो अक्षांश एक जगह जैसा ही हर जगह बनेगा, तो हमारा आपतन कोण है वो हर जगह एक ही जैसा बनेगा। जैसे मान लो ये हमारा कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर जिस समय आपतन कोण ऐसा बन रहा होगा, वहाँ कर्क रेखा पर जितने भी देश होंगे हर जगह आपतन कोण ऐसे बन रहा होगा, तो सबका टेम्परेचर जो है कर्क रेखा पर जितने हैं सबका समान होना चाहिए हर समय, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ठीक है, इससे हमको स्पष्ट होता है कि आपतन कोण के अलावा भी कुछ ऐसे कारक हो सकते हैं जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो है टेम्परेचर अलग हो सकता है। ठीक है, एक हमारा ये रह गया ऊंचाई, समान अक्षांशीय प्रदेश में हमारी हाइट रह गई है। ठीक है, हाइट बढ़ने पर धीरे धीरे क्या होता है, हमारा टेम्परेचर जो है घटता बढ़ता है, इसको हम अभी अच्छा बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, सतह की पारदर्शिता यानी स्पेसिफिक हीट, ट्रांसपेरेंसी, थर्मल कंडक्टिविटी और इवेपोरेशन, इतनी चीज़ें हमारी और ये टेम्परेचर को डिसाइड करती हैं आपतन कोण के अलावा। ठीक है, मेन कारण जो हमारा आपतन कोण था उसको हम अच्छे से डिटेल में बता दिए हैं, आपतन कोण को कैसे कैसे जो है कहाँ कहाँ का टेम्परेचर डिसाइड करता है, दिन और रात की अवधि कैसे डिसाइड करता है। ठीक है, कैसे जो है हमारा पता लगता है कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, 24 घंटे का दिन 24 घंटे की, सारी बातें आपको पता चल गई। लेकिन जब एक ही अक्षांश पर जो आपतन कोण हर जगह का सेम होता है लेकिन टेम्परेचर फिर भी बदल जाते हैं, उसका क्या कारण है, तो उसमें कारण हो सकता है स्पेसिफिक हीट हमारा हो, या ट्रांसपेरेंसी हो, या फिर हमारा तापीय चालकता हो, या हमारा वाष्पीकरण हो। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लो। सबसे पहले विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, कुछ इसके चीज़ें जान लो कि ऊष्मन का दर जो हमारा है, ठीक है, हीटिंग रेट जो हमारा है वो उस विशिष्ट ऊष्मा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इनवर्स इफेक्ट रखता है। अवशोषण का दर भी हमारा पारदर्शिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वहीं वार्षिक तापांतर जो हमारा है स्थलीय प्रभाव को प्रभावित करता है। ठीक है, कहने का मतलब है जहाँ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी वहाँ जो है ऊष्मन का दर बहुत तेजी से होगा। ठीक है, जहाँ की ट्रांसपेरेंसी, जैसे पानी की ट्रांसपेरेंसी अधिक होती है, जो हमारा महासागर है, महासागर की ट्रांसपेरेंसी, इसमें जो है जो हमारा हीट की जो हमारी रेज है वो बहुत गहराई तक चली जाएंगी, ट्रांसपेरेंसी अधिक होगी, तो इनके अवशोषण की दर क्या होगी, कम होगी। जहाँ पारदर्शिता अधिक वहाँ अवशोषण की दर क्या होगी, कम होगी। वार्षिक तापांतर की अगर बात करें तो इसका स्थलीय प्रभाव से सीधा संबंध है, यानी अगर जल की सतह है, जितना जल की सतह हमारी होगी तो वहाँ वार्षिक तापांतर जो है क्या होगा, नगण्य होगा। जितना स्थल की सतह होगी वहाँ वार्षिक तापांतर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, समुद्र के आसपास आप देखते हैं ये हमारे जितने भी राज्य समुद्र के आसपास हैं, जैसे गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन सब में जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या कारण है कि वार्षिक तापांतर वहाँ नगण्य रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, एक मानक टेम्परेचर बना रहता है। ठीक है, समानाक्षांशीय प्रदेश में अगर बात करें जल की सतह और स्थल की सतह के तापमान में स्थानिक विभिन्नता होती है। जल की सतह की विशिष्ट ऊष्मा, पारदर्शिता एवं तापीय चालकता स्थल की सतह को अपेक्षा अधिक होने के कारण ऊष्मण और शीतलन का दर कम होता है। ठीक है, बात को समझिए, जल की सतह का क्या अधिक होता है, सबसे पहली बात तो विशिष्ट ऊष्मा, पारदर्शिता और तापीय चालकता क्या है, अधिक है स्थल की अपेक्षा, तो वहाँ का ऊष्मण और शीतलन का दर कम होगा। ठीक है, वो क्या करेंगे, तेजी जो है गर्म नहीं होंगे और तेजी से ठंडे भी नहीं होंगे। ठीक, वहीं वाष्पीकरण के द्वारा जल की सतह में ऊष्मा का निष्कासन होने के कारण शीतलन की प्रक्रिया भी होती है। ठीक है, और जब मान लो ये पानी भरा है, यहाँ से जो है वाष्पीकरण हो जाएगा तो इससे जल की सतह क्या हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाता है। आपको बताए थे कल के लेक्चर में कि जब हवा का टेम्परेचर जल के टेम्परेचर से जो है अधिक हो जाता है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक जल का टेम्परेचर जो है हवा के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। जल का टेम्परेचर अधिक है, ठीक है, तो जल से वाष्प बन के उड़ जाएगा जल, और हमारा जल की टेम्परेचर सतह का क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। जब वायु के बराबर हो जाएगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया थम जाती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के समय वाष्पीकरण का दर अधिक होने के कारण जल की सतह का तापमान स्थल की अपेक्षा कम हो जाता है। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों में समुद्र घूमने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या रहता है, आसपास का माहौल जो है गर्म नहीं रहता, ठंडा रहता है। ठीक है, स्थल की अपेक्षा। ठीक है,
यही कारण है कि वार्षिक तापांतर का स्थलीय प्रभाव से सीधा संबंध होता है। समुद्र के तट से दूर जाने पर स्थलीय प्रभाव के अधिक हो जाएगा। जब समुद्र के तट से जितना हम दूर चले जाएंगे, ठीक है, उतना क्या होगा, स्थलीय प्रभाव हमारा बढ़ता जाएगा, तो वार्षिक तापांतर में उतनी हमारी वृद्धि होती चली जाएगी। जहां वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है वहां महाद्वीपता की विशेषता को देखने को मिलती है। वार्षिक तापांतर हमारा सर्वाधिक होता है तो वहां महाद्वीप पाए जाते हैं, सीधी सी बात है। अगर बात करें हम हाइट की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा हाइट बढ़ने से क्या होता है, ग्रेविटी हमारी कम हो जाती है, ठीक है। जब ग्रेविटी हमारी कम हो जाती है तो इससे क्या होगा, वायुमंडल में गैसों की सघनता जो होगी वो भी हमारी कम हो जाएगी। ऊंचाई पर जाते हैं हम लोग तो क्या होता है, यहाँ पर विरल वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर वायु की सघनता कम होती है। जब वायु की सघनता कम होती है तो यहाँ पर सौर विकिरण और लॉन्ग वेव रेडिएशन के अवशोषण की दर भी कम होती है, ठीक है। यहाँ पर जो सौर विकिरण आती हैं और लॉन्ग वेव रेडिएशन के अवशोषण की दर भी कम हो जाती है, तो इससे वायु का तापमान यहाँ पर कम हो जाता है। वायु का तापमान तो यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर वायु का टेम्परेचर, हाइट बढ़ने पर वायु का टेम्परेचर तो कम हो गया, लेकिन ऊंचे पर्वतों पर जो है वायुमंडल के विरल होने के कारण वहाँ चलने वाली वायु का तापमान अत्यंत कम होता है, ठीक है। ये हमारे पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ों पर जो हवाएं चलती हैं वो बहुत ठंडी चलती हैं, ठीक। तो पहली बात तो ठंडी हवा चलेगी, और दूसरी बात हमारा जो है ठंडी हवा चलेगी, लेकिन हमारे ऊपर जो है सूर्य के पास हम पहुंच जाएंगे, नज़दीक हो जाएंगे। छत पे आप जाते हैं धूप अधिक लगती है, ठीक है, तो सूर्य के कारण जो है यहाँ पर हीट आपको अधिक मिलेगी, हवा जो चलेगी वो ठंडी चलेगी। इसीलिए हमको जो है जब हम पहाड़ों पर होते हैं तो हमें कोल्ड स्ट्रोक और सन स्ट्रोक दोनों की समस्याएं जो है उत्पन्न हो सकती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है, क्योंकि हम सूर्य के नज़दीक हैं तो हमें जो है धूप बहुत अधिक लगेगी, इससे हमें सन स्ट्रोक हो सकता है। और वहाँ पर हवाएं जो चलती हैं वहाँ पर जो है गैसों की सघनता कम होने के कारण जो है वायु का तापमान कम हो जाता है, इसलिए हवाएं ठंडी चलती हैं, इसलिए हमें वहाँ पर कोल्ड स्ट्रोक भी हो सकता है, ठीक है। तो हाइट हमारा कुछ इस प्रकार से इफेक्ट करता है, ठीक है। बादलों की सघनता की अगर हम बात करें, बादलों की सघनता का सतह से तापमान की अगर बात करें हम, तो जहाँ पर बहुत सघन बादल हैं, ठीक है, मान लो दिन के समय की बात अभी कर लें, दिन और रात के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। दिन के समय जब बादल बहुत अधिक होंगे, ठीक है, तो दिन के समय क्या होता है, हमें धूप मिलती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में सूर्य से क्या होता है, धूप आती है। ये मान लो ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारे बादल इसके नीचे आ गए, ठीक। तो यहाँ से हमारी ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में ये पृथ्वी तक जो है, हमारी ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी तक हमारी धूप आनी थी, ठीक है। अब बादल होने की वजह से धूप यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, तो हमारा यहाँ का टेम्परेचर जो हो जाएगा, पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा नॉर्मल की अपेक्षा, अगर बादल बने हुए हैं। वहीं अगर विरल वायुमंडल है यानी खुला वायुमंडल है, कोई भी बादल नहीं है, तो हमारी जो है सूर्य SWR यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन पृथ्वी की सतह पर आती है, जिससे ऊष्मण का दर अधिक होता है, तो हमारा टेम्परेचर यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अगर दिन के समय पर बादल होंगे तो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर दिन के समय कम हो जाएगा, ठीक है। आप सब देखते होंगे जिस दिन जो है धूप नहीं निकलती है, बादल बने रहते हैं, उस दिन हमारा दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। वहीं अगर विरल वायुमंडल होता है, बादल नहीं होते हैं, वायुमंडल साफ होता है, तो हमारा जो है धूप सीधे आती है और हमारा ऊष्मण का दर अधिक हो जाता है, इससे हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है दिन का। लेकिन अगर रात की बात करें तो रात में हमारा क्या होता है, रात में हमारी लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है पृथ्वी से वापस जाती हैं, ठीक है। रात में हमें सूर्य की एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, जो हमारी लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में एनर्जी थी, यानी 65 यूनिट आपको बताए थे पार्थिव विकिरण, ठीक है, तो वो क्या होती थी, रिफ्लेक्ट होती थी। अगर यहाँ पर बादल बने होंगे तो हमारा कैसे काम करेंगे, जैसे ग्रीन हाउस गैस आपको बताए थे काम कर रही है, अगर बादल यहाँ पर बने हुए तो लॉन्ग वेव रेडिएशन को ये वापस जाने नहीं देंगे, रोक लेंगे, और ये हमारा रिटर्न होकर फिर पृथ्वी पर आएंगे। इससे हमारा टेम्परेचर जो है नॉर्मल बना रहेगा, यानी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर हमारा कम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर शीतलन की दर जो है नहीं होगी, कम होगी, ठीक है। रात में हमारा शीतलन होता है तो शीतलन की दर कम हो जाएगी अगर रात में बादल बने हुए हैं। वहीं अगर विरल वायुमंडल है, नहीं खुला वायुमंडल है, तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जो हमारी तिरंगे हैं वो वापस बाहर निकल जाती हैं, जिससे हमारा शीतलन का दर अधिक हो जाता है। तो रात ठंडी होगी कब, जब हमारा जो है वायुमंडल विरल होगा, यानी बादल नहीं होंगे, ठीक है। दैनिक तापांतर का बादलों की सघनता से जो है इनवर्स इफेक्ट होता है। अगर बादल बने रहेंगे, अगर आप देख लीजिए बादल यहाँ पर जैसे अगर बने हुए हैं तो हमारा ना जो है रात में हमारा, दिन में हमारा टेम्परेचर जो है जितना था उतना ही बना रहा, रात में हमारा टेम्परेचर भी जितना था उतना ही बना रहा, तो यहाँ पर दैनिक तापांतर ना के बराबर होगा, ठीक है। बादलों की सघनता दैनिक तापांतर से विपरीत संबंध रखती है। अगर बादल नहीं होंगे तो दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, जबकि रात का टेम्परेचर बहुत कम होगा, ठीक है।
चलिए इतना ही आपको समझाना था। इसके आगे अगर आपको एक और टॉपिक बस बचा हुआ है, थर्मल चेंजेस आज के लिए। थर्मल चेंजेस आप दो तरीके से पढ़ेंगे, तापीय परिवर्तन। एक तो आप पढ़ेंगे डायबिटिक चेंज और दूसरा पढ़ेंगे एडियाबेटिक चेंज। ठीक है, रुदोष्म और शीतोष्म करके कुछ है इसका प्रक्रिया। ठीक है, आप पढ़िए, इंग्लिश में ही पढ़ लीजिए, आपको आसान रहेगा। डायबिटिक और एडियाबेटिक। डायबिटिक हमारा क्या होता है, ये हमारा एक प्रकार का ओपन प्रोसेस है, जबकि एडियाबेटिक हमारा क्या है, क्लोज प्रोसेस है। ठीक है, जब हमारा हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में परिवर्तित होता है, किसके कारण, डायबिटिक हीट ट्रांसफर के कारण। ठीक है, हीट का ट्रांसफर किससे होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, डायबिटिक हीट ट्रांसफर की ओर, डायरेक्ट ओपन प्रोसेस के रूप में। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डायबिटिक चेंज। ठीक है, कोई भी परिवर्तन वस्तु में नहीं होगा, सिर्फ हीट का ट्रांसफर हो जाए। एक मतलब कण से दूसरे कण में अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो ये हमारा डायबिटिक चेंज है। वहीं अगर उसमें क्लोज टाइप है, अगर उसमें श्रिंकिंग या स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कण है, ये हमारा श्रिंक कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। कोई चीज़ अगर सिकुड़ जाती है तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर क्योंकि बढ़ जाता है। ठीक है, जब श्रिंक करेगा तो यहाँ पर प्रेशर बहुत अधिक हो जाएगा, प्रेशर अधिक हो जाएगा तो टेम्परेचर भी हमारा क्या होगा, अधिक हो जाएगा, एडियाबेटिक हीटिंग कहेंगे। वहीं अगर किसी चीज़ में प्रसार हो जा रहा है, स्वेलिंग हो जा रही है, ठीक है, फैल जा रहा है, तो प्रेशर हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पर कम हो जा रहा है, जिससे हमारा टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और एडियाबेटिक इसे कूलिंग कहेंगे। ठीक है, ऐसे अब जब मान लीजिए पृथ्वी पर वायु का आरोहण होता है। ठीक है, आरोहण अर्थात मतलब पृथ्वी जो है सतह से वायु उठकर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, पृथ्वी से सतह, ये मान लो सतह पर वायु थी, अब इसमें क्या होगा, आरोहण हो, पृथ्वी से वायु जो है सतह से ऊपर उठ के जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें प्रसरण होता चला जाएगा। ठीक है, फैलती जाएगी, क्योंकि ये कहाँ जा रही है, विरल वायुमंडल में जाएगी। ठीक है, वायुमंडल का आरोहण होना गया, सघन वायुमंडल से किधर जा रही है, विरल वायुमंडल की ओर जा रही है। इसे वायु का प्रसरण यानी स्वेलिंग कहते हैं। जब वायु में स्वेलिंग होती है तो क्या आपको बताए थे, एडियाबेटिक कूलिंग हो जाएगी। जब स्वेल करेगी तो इसमें प्रेशर हमारा क्या होगा, कम लगेगा, तो एडियाबेटिक कूलिंग हो जाएगी, तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। सापेक्षिक आर्द्रता, इसका मतलब हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी, संघनन होगा, इससे बादल बनेंगे और पानी बरस जाएगा। ठीक है, जब वायु का आरोहण होता है, सघन वायुमंडल से वायु जो होती है विरल वायुमंडल में यानी ऊपर जाती है, ऊपर जाती है तो उसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग होती है यानी वो फैल जाती है, और फैलने से क्या होता है, उसमें कूलिंग हो जाती है, एडियाबेटिक कूलिंग हो जाती है। और जब एडियाबेटिक कूलिंग होगी, टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो हमारी होती है वो बढ़ जाती है, जिससे हमारी अगर पानी उसमें मौजूद होगा तो संघनन की प्रक्रिया यानी कंडेंसेशन हो जाएगा, और कंडेंसेशन के बाद बादल बनकर बारिश हो जाती है। वहीं अगर वायु का अवरोहण होता है, आरोहण और अवरोहण अलग अलग शब्द हैं। अवरोहण यानी पृथ्वी की सतह से वायु उठकर ऊपर जा रही है, अवरोहण यानी सतह से वायु नीचे आ रही है। जब ऊपर से वायु सघन, विरल से सघन की ओर आएगी तो क्या होगा, इसमें संकुचन होगा, धीरे धीरे वायु संकुचित होगी। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रही है, संकुचित हो रही है। जब ये संकुचित होगी, धीरे धीरे आएगी, तो इसमें प्रेशर हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, श्रिंकिंग में प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा एडियाबेटिक हीटिंग होगी, टेम्परेचर हमारा इसका बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर जहाँ अधिक होता है वहाँ प्रेशर अधिक होता है, आपको बता दिए हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसी से आगे आपको पढ़ाएंगे हम विशिष्ट ऊष्मा के बारे में, पूरी जानकारी आपको कल मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।